जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम अकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्रों, हम रेलवे एग्जाम के लिए साइंस को लेकर आए हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं प्यारे मित्र एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट अगला प्रैक्टिस सेट है। आज हम इसमें बात करेंगे। पहला प्रश्न आज इस क्रम में है, 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। आज हम आपको पहले प्रश्न बताते हैं मोल निकालना, क्योंकि लगातार देखा जाए प्रीवियस ईयर में तो ऐसे प्रश्न कई देखने को मिले हैं, तो इस वजह से हमने ये प्रश्न इससे रिलेट करके शामिल कर लिया है। तो आप आज यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे पूछा गया है 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं, तो मोल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, मोल ज्ञात कैसे किया जाता है उसका फार्मूला होता है मोल ज्ञात करने का। तो उसके फार्मूले के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे प्यारे मित्र, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या होता है फार्मूला दिया गया, भार बटे क्या होता है अणुभार। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, अणुभार निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया गया भार 12 ग्राम है, ठीक है, हम ऊपर 12 ग्राम रख देंगे और हम अगला काम होता है हमारा अणुभार ज्ञात करना। तो हम अणुभार दूसरा काम अणुभार निकालते हैं। तो अणुभार निकालने के लिए किसका निकालना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। तो इसका कितना हो जाएगा तो इसका सबसे पहले ऑक्सीजन दे रखा है, तो ऑक्सीजन का क्या करते हैं मित्र, तो ऑक्सीजन O2 का निकालना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, 8 होता है। और ये 2 आगे आ जाएगा, 8 8 जितना निकालना हो उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। और बाहर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का हमें निकालना है, तो केवल ऑक्सीजन का, और 2 को छोड़िएगा, केवल हम ऑक्सीजन यानी O का देखते हैं। O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16। लेकिन जब यही संख्या मान लीजिए सोडियम होता, 11 होता, तो 11 का 2 गुना करते, 11 दूना 22 आता, इसमें 1 ऐड कर देते, कितना आ जाता, 23 आ जाता। यानी अगर हम 10 से ऊपर जाते हैं तो हमें 2 गुना करके 1 ऐड कर देना पड़ेगा। अगर 10 के नीचे रहता है तो हम क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8, 8 दूनी हो जाएगा कितना, 16। यही अभी 11 होता या 11 से अधिक हो जाता तो क्या करते मित्र, इसमें 1 ऐड कर देते। अब O का निकल आया, लेकिन यहाँ पर होता है O2 होता है, तो O2 को ज्ञात करने के लिए ये 2 से इसमें हम इंटू करा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 दूना 32। यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन में दिया गया भार कितना है, 12 ग्राम। और जो कहते हैं मित्र, और हमें निकालना होता है अणुभार। अणुभार कितना आ जाएगा, 32 आ गया। अणुभार कितना आ गया, तो 32। तो हमने फार्मूला अभी चर्चा की थी मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, दिया गया भार कितना है, 12 ग्राम है। उसके बाद अणुभार कितना निकाला हमने, 32 निकाला। अगर इसको हम काटेंगे, 4 3 12, 4 8 32। अब इसको भाग करेंगे 0.8 3 24, 0.375 आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प सही हो जाएगा मित्र, ए नंबर का विकल्प सही होगा। यानी पहले में हमारा कौन सा विकल्प, तो विकल्प ए हमारा सही होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। आई होप आप मोल निकालना सीख गए होंगे। अच्छा, मोल से जुड़े हुए और प्रमुख तथ्य कुछ हैं जो जिस पर चर्चा करना जरूरी है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें मित्र, देखिए उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, मोल क्या होता है, तो मोल किसी पदार्थ में परमाणु, अणु अथवा आयन। देखिए क्या होता है, मोल क्या होगा, परमाणु होता है, कोई कोई अणु होता है या आयन होता है, कि एक निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं। तो आप इतना समझ चुके, मोल क्या होते हैं, परमाणु की बात करें चाहे अणु की बात करें, आयन की बात करें, उनमें कुछ निश्चित संख्या होती है जिसे यह व्यक्त करता है। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, यह संख्या कितनी होती है, निश्चित संख्या जो हमने बात की, तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। अच्छा, ये आया। अब इसी से एक शब्द याद आया होगा, जिसको अवोगाद्रो संख्या कभी कभी कह देते हैं या कभी कभी एवोगाद्रो संख्या कह देते हैं, ये एक ही है। तो अवोगाद्रो या एवोगाद्रो संख्या अगर पूछ लिया जाए क्या होता है, तो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको भी आप याद रखेंगे। अक्सर पेपर में जो पूछा जाता है 1 मोल बराबर कितना होगा, और दूसरा पूछा जाता है अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको अवोगाद्रो संख्या भी कह देते हैं। तो आई होप पहला प्रश्न आपको जितने डाउट हो सकते थे क्लियर हो चुका होगा। अगर हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अब इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का दूसरा प्रश्न है। आज के दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। प्रश्न क्या है,
परमाणु जो होता है उसका कौन सा भाग क्या करता है, विद्युत धारा का निर्माण करता है? इलेक्ट्रॉन निर्माण करता है, प्रोटॉन निर्माण करता है, न्यूट्रॉन निर्माण करता है या पॉजिट्रॉन? तो हम बात करते हैं प्यारे मित्र कौन सा। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, कई बार सुने होंगे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। जब विद्युत चैप्टर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होंगे तो वही सब धारा होती है। तो विद्युत धारा वही हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें विकल्प सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग में विद्युत धारा का निर्माण करता है, तो आप समझ चुके होंगे। अगर हम बात करें मित्र, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, क्या पूछा है प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा। हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्र, कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर 9.1 है मित्र। इसको याद 10 की पावर -31 किलो होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है, अब पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉन का नाम आया तो इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जे थॉमसन का नाम आता है। थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन का नाम आता है। इसको भी आप याद करेंगे। आगे हम थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। क्या कहते हैं मित्र, तो हम बात करते हैं, हमने चर्चा की अभी कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये भी याद रखेंगे। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उदासीन होता है। अब पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं उदासीन होता है, या ए और बी ऐसे करके ऑप्शन दे सकते हैं कुछ भी। तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर तो क्या होता है, ऋणावेश, जबकि न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता। जबकि परमाणु में क्या होता है, परमाणु में अगर हम बात करें धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो हमने चर्चा की परमाणु में कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है, तो ए इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न, अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव कौन बनाता है, विविधता यानी ऊतक संवर्धन, लैंगिक प्रजनन और वानस्पतिक विकास और अलैंगिक प्रजनन। तो आप इसके बारे में बात करें तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, पहले हम विकल्प जो सही है उसके बारे में चर्चा कर लें, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा विकल्प सी सही होगा। कौन सा, लैंगिक जनन। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं मित्र। आगे हम बढ़ते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य पे। तो लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता की उत्पत्ति संभव बनाता है। कौन सा बताएंगे तो मित्र, तो लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता को उत्पत्ति को संभव बनाता है। लैंगिक प्रजनन के लिए नर और मादा युग्मकों का समागम होता है, ये तो सभी पता है। लैंगिक प्रजनन के लिए नर और मादा दोनों का होना, इन्हीं के मध्य क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। आगे हम बात करेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो अलैंगिक प्रजनन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो द्विविभाजन इसमें नियम आता है। द्विविभाजन इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें द्विविभाजन, अलैंगिक प्रजनन में क्या आता है, दो विभाजन आता है, और बहुविभाजन होता है या विभाजन, या जिसे मुकुलन प्रक्रिया आप सुने होंगे, मुकुलन, वो सब प्रक्रियाएं किसमें आती हैं, ये अलैंगिक प्रजनन में आते हैं। द्विविभाजन जैसे मान लीजिए जैसे स्टार फिश है, उसका एक अंग कट जाता है तो दूसरा अंग एक नया स्टार फिश का रूप ले लेता है। मुकुलन में जैसे छिपकलियां होती हैं, उनका अंग कट जाता है तो अंग कटने के बाद वो पुनः उसमें आ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मुकुलन कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं जो जैव विविधता होती है कहाँ पर पाई जाती है, विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे मित्र। तो आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अगला है हमारा प्रश्न,
समूह में पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस समूह में आते हैं? शैवाल कहने का मतलब कि शैवाल किस समूह में आते हैं? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, अनावृत बीजी। ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो इसमें भी हमारा मित्र थाइलोफाइटा आएगा। क्या आएगा? थाइलोफाइटा, यानी हमारा विकल्प सी सही होगा। थाइलोफाइटा समूह आमतौर पर क्या कहते हैं? आमतौर पर इसे शैवाल कहा जाता है। थाइलोफाइटा को क्या आमतौर पर कहते हैं मित्र? तो शैवाल कहा जाता है। अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पेपरों में देखा गया है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन जो है मित्र कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो हम बात करेंगे शैवाल का अध्ययन जो कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे, तो हम बात करें थाइलोफाइटा समूह में कौन आता है? शैवाल, कवक और जीवाणु भी आते हैं। थाइलोफाइटा में कौन कौन आता है? तो शैवाल आते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। शैवाल हमने चर्चा यहाँ पर की। शैवाल के साथ साथ क्या पाए जाते हैं? कवक जो पाए जाएंगे और जो जीवाणु पाए जाएंगे, ये इसी समूह के अंतर्गत पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। थाइलोफाइटा का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजन नहीं रहता। तो आगे हम बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, उसको भी आप याद रखेंगे। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल, देखिए यहाँ पर शैवाल की बात कही गई है। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो बर्फ में पाए जाते हैं। बर्फ में शैवाल जो पाए जाते हैं, बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल जो होते हैं मित्र, उनके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इनको क्रिप्टोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटा। इसको भी आप याद रखेंगे। नॉर्मली शैवाल जो पाए जाएंगे थैलोफाइटा, लेकिन जो बर्फ में शैवाल पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइटा कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। लेकिन वहीं पूछ लिया जाए, हमने बर्फ के बारे में चर्चा की तो चट्टान बच जाती है। चट्टान में पाए जाने वाले, तो हम चट्टान के परिप्रेक्ष्य में पाए जाने वाले बात करते हैं। चट्टान में शैवाल, चट्टान में जो शैवाल पाए जाते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात करें, चट्टान में पाए जाने वाले शैवाल को लियोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लियोफाइटा। क्या कहा जाता है? लियोफाइटा कहा जाता है। और वहीं बात करें ब्रायोफाइटा एक ऑप्शन दिया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मित्र ब्रायोफाइटा, इसमें बात करें तो इसके अंतर्गत संवहन ऊतक आते हैं। कौन आता है? संवहन ऊतक आता है। इसको ब्रायोफाइटा की कैटेगरी में हम रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न, इसमें भी हमने चर्चा की विकल्प हमारा कौन सा सही था? विकल्प सी सही था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो आगे अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मित्र। हमारा आज का अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कार्बनिक यौगिकों में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो अणु उत्पन्न करता है कहलाता है। क्या है प्रश्न? देखेंगे मित्र, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है, परिकृष्ट स्प्लिट कहलाता है, समावयवी कहलाता है, या समजातीय श्रेणी कहलाता है? तो किण्वन का आप सुने होंगे, इसमें दे रखा है किण्वन। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें एंजाइमों की क्रिया द्वारा एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे छोटे अणु उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? किण्वन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मित्र, किण्वन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फीवर से हुई है। कैसे से हुई है? जिसका अर्थ होता है क्या? उबलना होता है। जिसका अर्थ उबलना होता है। किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे हम बात करते हैं मित्र, अगर किण्वन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, किण्वन क्या होता है अगर इसकी थ्योरी यानी परिभाषा की बात करें, कार्बनिक यौगिकों के अणु जीवों या अणुजीवों रहित जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जिन्हें एंजाइम कहा जाता है, इनके द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। यानी समझ सकते हैं, जो एंजाइम पाए जाते हैं धीमी गति से इनमें अपक्रिया होती है और ये सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन कह देते हैं। तो आगे हम
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न पर आए तो हमारा आज का अगला प्रश्न, तो क्लास आपको कैसी लग रही है मित्र, ये जरूर हमें कमेंट करें और बताएंगे जरूर। दाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच स्थित दाएं आरिकुलोब्रेंटिकुलर सेप्टम अलिंद नीले झिल्ली में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं? ये आप याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, थोड़ा अटपटा प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न लाए गए हैं मित्र। तो आप ये ना सोचिए कि ऐसे प्रश्न आते ही नहीं, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। आप यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर, कोई भी प्रीवियस ईयर कहीं से प्रैक्टिस सेट कुछ भी सॉल्व कीजिए, देखेंगे ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अच्छे खासे प्रश्न आते हैं साइंस के। देखिए क्या है, दाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच स्थित क्या कह रखा है, आरिकुलोब्रेंटिकुलर सेप्टम अलिंद नीले झिल्ली जिसे कहते हैं में मौजूद एक वाल्व होता है, उसे क्या कहा जाता है? द्वैव परदी वाल्व, तंत्रिका वाल्व, फुफ्फुस वाल्व या त्रिकपर्दी वाल्व, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं मित्र? त्रिपर्दी वाल्व कहते हैं। यानी हमारा कौन सा विकल्प? विकल्प डी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं मित्र, सिनो एंड्रियल नोड, यस ए नोड जिसे कहते हैं, सीओ एंड्रियल नोड, यस ए नोड जिसे कहते हैं, इसे दिल का दिल कहते हैं, दिल का दिल कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। या क्या काम होता है इसका? तो ये जो हृदय होता है हमारा, हृदय की जो धड़कन होती है, इसको नियंत्रित करता है। अगर हम बात करें हृदय के बारे में, तो मित्र इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो जो है हृदय, हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। मानव हृदय का भार जो होता है 300 ग्राम लगभग होता है। कितना होता है? तो 300 ग्राम लगभग। किसका? मानव हृदय का भार, मानव हृदय का भार। मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है मित्र? तो आप बता देंगे, मानव हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। वहीं अगर बात करें मानव हृदय का भार, हमने चर्चा की, मानव हृदय जो है कितने कोष्ठकों में बटा होता है? तो 4 कोष्ठकों में बटा होता है। कितना? 4 कोष्ठक में, 4 कोष्ठक में। अच्छा, आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेढक होते हैं, जो मेढक में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। वो प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो आप वहां पर बताएंगे। आगे हम बात करते हैं बायां जो हमारा अलिंद होता है, बायां अलिंद। बायां अलिंद के बाद बात करते हैं मित्र और बाएं निलय, बाएं अलिंद और बायां निलय, निलय है मित्र। बायां अलिंद और बायां निलय में प्रवेश करने के लिए, रक्त को प्रवेश करने के लिए एक कपाट होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मित्र, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो कहते हैं द्विलनी। क्या कहते हैं? द्विलनी। आप देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे मित्र, थोड़ा सा भाषा पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं मित्र हमारे पास संसाधन जो हैं थोड़ा सा सीमित हैं। तो सीमित संसाधन होने की वजह से मित्र थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसी क्रम में बात करते हैं तो क्या होता है, तो हम दोबारा लिख देते हैं, द्विलनी। द्विलनी कपाट कहा जाता है किसमें? बाएं अलिंद बाएं नीले में। वहीं अगर हम बात करते हैं मित्र बाएं अलिंद, हमने बाएं नीले के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं दाएं अलिंद, दाएं अलिंद और किसके बारे में? दाएं नीले के बारे में। दाएं नीले, इसमें भी कपाट होता है, इसको क्या कहते हैं? त्रिउलनी कपाट कहते हैं, त्रिउलनी कपाट, त्रिउलनी कपाट कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो हमने चर्चा किया इसके बाद, यानी 6 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प? तो हमारा विकल्प डी सही होगा। तो आगे हम अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न क्या है? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? अंडकोश या बृहस्पकोश, अंडकोश जिसे बृहस्पकोश कहते हैं, वृषण में, प्रोस्टेज ग्रंथि में या वीर पुटिकाओं में। तो
ए ऑप्शन दे रखे हैं। जिन साथियों को पता है वो कमेंट करके बताएंगे, और हाँ, लास्ट में आपको बताना है आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो हम बात करते हैं। तो ये जो शुक्राणु बनते हैं कहाँ पर बनते हैं? वृषण में बनते हैं। कहाँ पर? वृषण में। यानी हमारा कौन सा विकल्प? विकल्प बी सही होगा। वहीं वृषण नर जनन ग्रंथियां होती हैं जो अंडाकार होती हैं। कौन सी होती है? वृषण जो होता है क्या होता है? नर जनन ग्रंथि होती है। क्या होती है? नर जनन ग्रंथि होती है। एक किस आकार की होती है? तो अंडाकार होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 2। कितना मित्र? तो आप बता देंगे इनकी संख्या कितनी होगी? वृषण की संख्या 2। वृषण नर में पाया जाना वाला क्या है? प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। वृषण को क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग। किसमें? जनन अंग। किसमें बात कर रहे हैं तो मित्र? नर में। आगे हम बात करते हैं शुक्राणु उत्पादन करने के लिए आवश्यक शरीर ताप के ताप से क्या होता है? कम होता है। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको याद रखेंगे। शुक्राणु उत्पादन के लिए क्या होगा? ताप, जो हमारा टेम्परेचर होगा बॉडी से क्या होता है? हमेशा बॉडी से क्या होगा? कम होगा। बॉडी से कम टेम्परेचर होगा तो तभी शुक्राणु का उत्पादन किया जा सकता है। तो कहाँ पर बनता है? वृषण में बनता है, यानी हमारा विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का। हमारा अगला प्रश्न, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैस, क्षारीय मृदा धातु समूह या शून्य समूह। तो अगर हम इसी परिपेक्ष में बात करें, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्वों के रूप में जाना जाता है, यानी हमारा विकल्प ए सही होगा। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, संक्रमण तत्व 3 नंबर से 12वें वर्ग के तत्व होते हैं। 3 से कितने? 12वें वर्ग तक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों में अंतिम 2 उप कक्षाएं अयुग्मित होती हैं। लोहा क्या है? एक संक्रमण तत्व है, और तांबा एक उत्कृष्ट धातु है। एक थोड़ा सा प्रश्न इस पर विशेष ध्यान देकर जाएंगे। क्या हमने चर्चा की? लोहा क्या है? संक्रमण तत्व। जबकि तांबे की बात करें तो उत्कृष्ट धातु है। प्लेटिनम भी एक प्रकार की संक्रमण धातु है। निष्क्रिय गैसों को हम आदर्श गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस को। ये भी आप याद रखेंगे। निष्क्रिय गैस जितनी होती हैं इनको क्या कहा जाता है? आदर्श गैस भी कहते हैं मित्र। वे तत्व जिनके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो इतने भी तत्व हैं, परमाणु के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन का समूह होता है उसमें भरते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक तत्व में भरते हैं। आगे हम बात करते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। यानी इस तरह से पूछ सकते हैं कि बल गुणे विस्थापन क्या होता है? फार्मूला पूछा गया है। बल गुणे विस्थापन जो होता है मित्र, किसका मात्रक फार्मूला होता है? दाब का, ऊर्जा का, उत्क्षेप का या कार्य का। तो बल गुणे विस्थापन किसका मात्रक होता है? कार्य। भाई कार्य करेंगे, बल लगाए तो क्या होगा? विस्थापन निश्चित होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं बल गुणे विस्थापन किसका फार्मूला होता है? तो कार्य का फार्मूला होता है। आप इसको याद रखेंगे, यानी हमारा विकल्प कौन सा सही है? डी। आगे हम बात करते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक फार्मूला जो पूछा जा सकता है संवेग का। संवेग, कुछ फार्मूले के बारे में हम चर्चा करते हैं मित्र। तो आइए हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो संवेग के फार्मूले की बात करें, संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है मित्र, ये भी याद रखेंगे, वेग गुणे द्रव्यमान। क्या होता है? वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है। आवेग के बारे में परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आवेग के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्र, किसके परिप्रेक्ष्य में? तो आवेग के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। आवेग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बल गुणे समय अंतराल, इसको आप याद रखेंगे। किसके बराबर होता है? आवेग बल गुणे समय अंतराल होता है। थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे मित्र, सीमित संसाधनों में यह क्लास ली जा रही है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। दाब के बारे में परिप्रेक्ष्य बात करें तो दाब
दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, तो आप हम बताएंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आप इसको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें वहीं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ऊर्जा ऊर्जा यानी शक्ति, शक्ति जिसको हम P से डिनोट करते हैं, P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या हो जाता है, समय। कार्य किसको निरूपित करते हैं, W से, समय को हम T से डिनोट कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ें, तो हमारा आज का अगला प्रश्न है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र। तो क्लास आपको कैसी लग रही है मित्र, ये जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं तभी मजा आता है पढ़ाने में, तभी लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे मित्र। अगला जो है, मानों में कंपन ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपन की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, मुख गुहिका दिया गया है, स्वर रज्जु दिया गया है, ग्रसनी दिया गया है, या श्वसन रज्जु दिया गया है। तो कौन सा मित्र, तो आप बताएंगे स्वर रज्जु जो होता है, कौन सा, स्वर रज्जु। मानव में जो कंपन की ध्वनि उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है, तो स्वर रज्जु उत्पन्न करता है। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं मित्र, तो श्वसन मार्ग का वह भाग ग्रसनी को, श्वसन नली, ग्रसनी क्या करता है, श्वास नली को जोड़ता है, जिसे कंठ या स्वर यंत्र कहलाता है। जो हमारा एक क्या कहते हैं मित्र, श्वसन मार्ग होता है, इसके परिपेक्ष में देखा जाए, जो हमारा क्या होता है, श्वसन मार्ग। इसके परिपेक्ष में बात करें, इसके श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग के परिपेक्ष में बात करते हैं। श्वसन मार्ग के परिपेक्ष में बात करें, तो ये जो श्वसन मार्ग होता है, ग्रसनी को क्या करता है, ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। श्वास नली, ग्रसनी को क्या करता है मित्र, श्वास नली से जोड़ता है। कंठ या स्वर यंत्र यही कहलाता है। स्वर यंत्र में प्रवेश द्वार का एक पतला एवं पत्ती के आकार का कपाट होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अब याद रखिएगा, स्वर यंत्र जब प्रवेश के द्वार पर एक पतला सा ढक्कन लगा होता है, जिससे खाना ना जब खाएं तो उसमें कुछ पानी पिए तो उसके अंदर कुछ ना जाए। जब देखते होंगे खांसी टाइप में आती है पानी पीते वक्त, तो उसी में क्या होता है, जो एपिग्लोटिस ढक्कन होता है, ये खुल जाता है। तो आप याद रखेंगे, जो हमारा स्वर यंत्र है, स्वर ग्रसनी है, जिससे आवाजें निकलती हैं, उसको कवर अप करने के लिए, जब खाते समय कि उसके अंदर न चला जाए, उसको कवर करने के लिए एक ढक्कन होता है। उसी ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। एपिग्लोटिक्स कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो आगे हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आज का हमारा 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए हम 11वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। सर्वाधिक निम्नलिखित में से कौन प्रोटोकॉन्ड्रेटा से संबंधित है। क्या दे रखा है, एम्फियॉक्स, टूना, डॉगफिश, रोहू। ये चारों ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा एम्फियॉक्सस जो होता है किससे संबंधित है, प्रोटोकॉन्ड्रेटा से संबंधित है। यानी हमारा इसमें कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प ए सही होगा। कौन सा मित्र, तो हम बताएंगे विकल्प ए सही है। आगे हम बात करते हैं, पहले मित्र इसमें और कुछ बहुत विशेष नहीं है। आगे हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न पर चलें, तो अपने अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व पूछा गया है, उसका जो बाह्य कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसमें Ns2, Np3, Ns2, Np6 कौन सा होता है, तो हम बता देंगे मित्र, यही विकल्प सी होगा। Ns2, Np5 जो होता है सर्वाधिक ऋणावेशित होता है तत्व, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं एसपीडीएफ, आप सुने होंगे एसपीडीएफ। एक कक्षाएं होती हैं, इसमें कितने सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन हो जा सकते हैं, तो इसी के परिपेक्ष में बात करें 2 होते हैं, फिर पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में जबकि कितने हो जाते हैं मित्र, 14 हो जाते हैं। इसमें डी में कितने, डी में हम बात करते हैं, डी में तो 10 होते हैं, एफ में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। आप इतना याद रखेंगे। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें ऋणावेशित के बारे में आया, तो हैलोजन वर्ग जो है, हैलोजन
वर्ग जो 17 है, इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न जो है, यह आवर्त सारणी के 16 समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वाल्कनाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के से क्या करता है, अब क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। वह कौन सा तत्व है? HON3 के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। कौन सा है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, जर्मेनियम है। तो कौन सा होगा मित्र? तो आप सल्फ्यूरिक बना रहा है तो सल्फर जरूर होगा, तो सल्फर। कौन सा मित्र? तो सल्फर। वह तत्व कौन सा है? सल्फर। जो कि आवर्त सारणी के 16वें समूह में संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वाल्कनाइज्ड रबड़ बनाने के लिए किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। अब इसको HNO3 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो सल्फर होना चाहिए। अब इसको गेस करके भी सही कर सकते थे मित्र। तो आप इतना समझ चुके। सल्फर शब्द की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक फुलवारी शब्द है। कौन सा शब्द है? फुलवारी। कौन सा? फुलवारी। फुलवारी शब्द है, इससे उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है तांबे का शत्रु। इसका अर्थ क्या होता है? तांबे का शत्रु। फुलवारी का अर्थ क्या होता है? तो मित्र आप बता देंगे, तांबे का शत्रु हो जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्र। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में तरंग की गति 60 मीटर प्रति सेकंड है। यदि उसी माध्यम में बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगे गुजर रही हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? यानी आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें कि तरंग दैर्घ्य कैसे निकालते हैं। तो अगर इसी के परिपेक्ष में दे रखे हैं, क्या दे रखा है, तरंग की गति कितना दे रखी है? 600 मीटर प्रति सेकंड। यानी तरंग की चाल जिसे हम v से डिनोट करते हैं, वेग कितना दे रखा है? 600 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है मित्र। कितना? 600 मीटर प्रति सेकंड। वहीं अगर टाइम की पीरियड की बात करें, टाइम दे रखा है 1 मिनट, यानी कह सकते हैं हम कितना? 60 सेकंड दे रखा है। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है तरंग का वेग निकालने के लिए आवृत्ति की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले आवृत्ति निकालेंगे। आवृत्ति क्या हो जाती है? आवृत्ति का फार्मूला होता है, तो बात करते हैं मित्र, कितना होगी? 600 वेग बटे समय। वेग कितना हो जाएगा मित्र? तो आ जाएगा 10 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना? आवृत्ति आ गई 10 हर्ट्ज। अब हम इसके पर आगे हम बात करते हैं, जब आवृत्ति निकल जाती है तो हमें तरंग का वेग क्या निकालना है प्यारे मित्र? तो हमें जो निकालना है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से निरूपित करते हैं। किससे? लैम्डा से निरूपित करते हैं। कितना हो जाएगा? 600 है, कितना तरंग दैर्घ्य? 10 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसके परिपेक्ष में हम बात करते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो 60 m होगी। इसके यानी इसमें कौन सा विकल्प कितना होना वाला है? विकल्प सी, यानी 60 सही होगा। आगे हम परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, धावन सोडा में एक अणु में पानी में कितने अणु मौजूद होते हैं? किसमें पूछा गया है? धावन सोडा का जो अणु सूत्र है, अगर आपको पता होना चाहिए, धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3। ये फार्मूला होता है, लेकिन इसमें जल की मात्रा कितनी होती है? 10H2O होती है। कितना? तो 10H2 होती है। तो अब फार्मूले से ही आप याद रखेंगे। तो क्या प्रश्न पूछा गया है? बताइए कि धावन सोडा के एक अणु में पानी कितने होते हैं? तो कितने अणु होते हैं? 10 अणु। हमने अभी चर्चा की, इसमें 10H2O होता है। अगर वहीं बात करें, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके बारे में आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। अगर वहीं धावन सोडा के साथ साथ पूछ लिया जाए बेकिंग सोडा, थोड़ा सा अंतर, बहुत कंफ्यूजन होती है। बेकिंग सोडा यानी HCO3 हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बेकिंग सोडा का उपयोग जो किया जाता है बेकरी उद्योग में, ब्रेड को फुलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। आगे हम बात करते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है? एक ऐसा कारक जो किसी निकाय में गतिमान अवस्था में लाता है, या लाने का प्रयास करता है या रोकता है, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय की गतिमान अवस्था में या तो ला देगा या तो
लाने का प्रयास करेगा या इसे रोकता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आसानी से कुल मिलाकर बल की परिभाषा पूछी गई है। बल आप क्या करते हैं, कोई भी कारक है, कोई भी वस्तु है या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देंगे, यानी कोई वस्तु है उठा के दूसरी जगह रख देंगे, या उसका प्रयास करेंगे कि नहीं इसको परिवर्तित कर दिया जाए, या वो काम कर रही होगी तो बल लगाकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे, तो बल ही होगा मित्र। बल एक ऐसा कारक है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके। बल एक कैसी राशि है, तो बल जो है होती है हमारी सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि है, तो बल जो है हमारी मित्र सदिश राशि है, जिसका यसाई मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, यसाई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का यसाई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा में बल वाला वही होता है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक जो होता है क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यहाँ पर जूल देखिए दे रखा है, किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का यसाई मात्रक जूल होता है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है प्यारे मित्र दे रखा है, चलिए तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखा है, इसको परिपेक्ष में बात करें। ये प्रश्न रेडियो ऑपरेटर में ही ऐसे प्रश्न देखने को मिले, लगातार बहुत आसान होता है अगर जिसको समझ में आ जाए, इस वजह से लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस पर फोकस कर लेंगे मित्र। क्या दे रखा है, हमारा जो दे रखा है मित्र क्या है हमारा, 10 किलोग्राम का एक पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जिसमें जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए क्या दिया गया है, W बराबर किया गया कार्य क्या होता है, mgh होता है। यम का मान कितना दे रखा है, यम का मान दे रखा है कि कितना है, मास यानी द्रव्यमान 10 kg दे रखा है, और जी का मान आप सभी को पता है, जी का मान कितना भी है 10 I, और एच का मान कितना दिया रखा है, यानी हाइट दे रखी है 4 दे रखा है। अगर इसके इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 400 जूल आ जाएगा। कितना, वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल आ जाता है। यानी इसमें कौन सा विकल्प, हमारा विकल्प बी सही होने वाला है, जिसमें 400 जूल दिया गया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न मित्र क्या दे रखा है, किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करके, अगला है अम्ल और क्षार का प्रयोग करके, दाब बढ़ाकर, उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित या और विकृत कर। क्या कह रहे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना है, तो किसके द्वारा होगा, तो हम बात करेंगे मित्र उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और उसको विकृत कर देंगे, तो उसको क्या किया जाएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं मित्र अब अगले प्रश्न पर, तो हमारा इसमें विकल्प डी सही होगा, और इसमें बहुत ओ नहीं है। अगला दे रखा है, अगला हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है मित्र, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई इकाई है, यानी क्या पूछा है, सार्वत्रिक गुरुत्वांक जो दे रखा है उसका नियतांक है, उसका एसआई मात्रक पूछा है, तो क्या होता है, तो अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, यानी हमारा इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प डी सही होने वाला है। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगला प्रश्न हमारा है, हमारा अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का हमारा 20 नंबर का प्रश्न, दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी, सुचालक, कुचालक या प्रतिरोध। इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें जो सुचालक, देखिए प्रतिरोध क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो धारा होती है उसको रोकता है। अब जब प्रतिरोध कम होगा, जो यानी रोकेगा ही नहीं, वो क्या होगा, उसमें करंट बहुत अच्छे से जाएगी, यानी उसको करंट जब जिसमें अच्छे से जाती है उसको क्या कहते हैं, सुचालक, और जिसमें करंट
रुक कर जाती है उसे क्या कहा जाता है? कुचालक। तो जिसमें प्रतिरोध कम होगा यानी रुकावट कम होगी वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा मित्र? तो आप बता देंगे सुचालक, यानी हमारा 20 नंबर में कौन सा विकल्प? तो विकल्प सी सही है। अगर वहीं प्रयोग करें सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो सबसे अच्छा सुचालक जो होता है हमारी जो चांदी होती है सबसे अच्छा सुचालक होती है। इसके बाद नाम आता है तांबा। तांबा भी एक प्रकार का बहुत ही अच्छा सुचालक माना जाता है। अब जबकि वहीं कुचालक की बात करें, लकड़ी हो गई, रबड़ हो गए, कागज हो गए, ये सब क्या होते हैं? ये कुचालक कहलाते हैं। वहीं प्रतिरोध का नाम आया, प्रतिरोध का मात्रक बार बार पेपरों में पूछा जाता है, तो क्या होता है? ओम होता है। इसका जो प्रतीक कुछ इस तरह से होता है, ओम। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न दे रखा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर √0.8 वेग की चाल से छोड़ा गया। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? 4r होगी, 2r होगी, 3r या r होगी? इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। तो एक क्या हो जाएगी? देखिए इसकी जो होती है 4r हो जाएगी। इसको आप याद रखेंगे। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, हमारा क्या प्रश्न है? क्षार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके H2O और CO2 लवण बनाते हैं। ये सही नहीं है, बताना है। स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जलीय माध्यम में तरल अवस्था में OH नेगेटिव आयन निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है वो आपको कमेंट करके बताना है। ये आज का आपका HW होगा, यानी आज का होमवर्क होने वाला है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मित्र? आप कमेंट करके बताएंगे। और आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्र भाई बहन को शेयर करेंगे। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।